हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल BTUP स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्त, यहाँ पे आपकी जो केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही थी, फर्स्ट चैप्टर आपको कंप्लीट कराया था, द्रव्य और उसकी अवस्थाएं। ठीक है, आज आपका न्यू लेसन स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट जो आपकी क्लासेस हैं वो आपकी थ्योरी बेस की होंगी, जिसमें आपको 2 से 3 क्लासेस देखने को मिलेंगे थ्योरी, जो कि आपको एक एक पॉइंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर कराते हुए चलेंगे। और उन सभी पॉइंटों को आप नोट डाउन जरूर करिएगा, क्योंकि जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे इन्हीं पॉइंट के अंतर्गत ही बनेंगे। जितने मैं आपको टॉपिक कवर करा रहा हूं उसे आप लोग नोट डाउन जरूर करिएगा। जैसा कि मैंने अभी फर्स्ट चैप्टर द्रव्य और उसकी अवस्थाएं बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कराया है। टोटल आपको 2 क्लासेस में आपको थ्योरी प्लस 2 आपका जो आपका MCQ टाइप के क्वेश्चन है उनको भी मैंने सॉल्व कराया है, जैसा कि एंट्रेंस एग्जाम में आपको पूछा जाता है। इसके बाद दोस्त आपको सॉल्व पेपर भी अभी आगे कराएंगे। पहले आपका सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आगे हम ढेर सारे आपको क्वेश्चन कराएंगे, ताकि प्रिपरेशन आपकी बहुत ही अच्छी हो सके, एंट्रेंस एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। इसके लिए दोस्त आप भी लगातार यहाँ पे मेहनत करिए, कोशिश करिए दोस्त, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझने की यहाँ पे कोशिश करिए। आज के दोस्त इस क्लासेस को वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि आपको सारी चीजें जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि दोस्त आने वाली हर एक वीडियो का इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जैसा कि दोस्त यहाँ पे आप देख रहे हैं, लेसन आपका है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले दोस्त हम बात करेंगे यहाँ पे कि एटॉमिक होता क्या है, यानी कि एटम की बात करते हैं, परमाणु की बात करते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो आज का फर्स्ट टॉपिक है वो है परमाणु। ठीक है, एटम की दोस्त यहाँ पे बात करते हैं, परमाणु की यहाँ पे बात करते हैं। तो एटम होता क्या है? प्रत्येक पदार्थ, जो भी आप पदार्थ देख रहे हैं, बहुत ही छोटे छोटे कण, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और इन्हीं कणों को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक है, तत्वों के परमाणु के आकार अति सूक्ष्म और भार जो होते हैं बहुत ही कम होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, हाइड्रोजन का परमाणु सबसे छोटा, और हाइड्रोजन कैसा है? सबसे हल्का परमाणु है। अगर हम इसके व्यास की बात करें, नोट डाउन करते हुए चलिए, एक एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ही मिलेगा। जो मैं चीजें बोल रहा हूं उसे आप लोग नोट जरूर करिएगा। इलेक्ट्रॉन इसका किसका? हाइड्रोजन का, जो मैं बता रहा था एग्जाम्पल आपको, हाइड्रोजन का परमाणु सबसे छोटा होता है, इसका सबसे हल्का परमाणु होता है, और इसका जो व्यास होता है वो होता है 0.74 एंगस्ट्रॉम। क्या होता है दोस्त? 0.74 एंगस्ट्रॉम होता है। ये आपका हाइड्रोजन का व्यास होता है, और जो इसका भार होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24। इससे दोस्त आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसका बहुत ही हल्का, यानी कि 10⁻⁻24, ठीक है, यानी कि भार में बहुत ही हल्का होता है, जो कि हाइड्रोजन मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये क्या है? आपका परमाणु कहलाता है। परमाणु, एटम मैंने आपको बताया, डिफिनीशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। एग्जाम्पल के भी माध्यम से मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। ठीक है, डाल्टन साहब आए, उन्होंने अपना परमाणु के विषय में अपना सिद्धांत वहां पे प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि तत्व, किसी तत्व का परमाणु उस तत्व का सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक रूप से अविभाज्य है। यानी डाल्टन साहब ने बताया कि जो परमाणु है, ठीक है, वो इतना छोटा है कि उसका विभाजन नहीं हो सकता, यानी कि वह आपका अविभाज्य है। लेकिन लगातार आपके खोजों के कारण उसमें आपका सिद्ध हुआ कि जो परमाणु है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। वो आपका परमाणु जो है वो भी आपका एक प्रकार के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्त एटम आपको परमाणु अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब हम इसके भाग पे बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
तो सबसे पहले दोस्त हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम ई से डिनोट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, आपको एक एक चीजें यहाँ पे नोट करिएगा इलेक्ट्रॉन के बारे में, जो भी मैं आपको चीजें बताऊं। इलेक्ट्रॉन जो है इस पर ऋण आवेश, ठीक है, इस पे क्या होता है, ऋणात्मक विद्युत आवेश होता है, और इसका जो आकार होता है, इलेक्ट्रॉन का जो आकार होता है वो बहुत ही छोटा होता है, और जो इसका द्रव्यमान होता है, मास होता है, कितना होता है, 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है। ये आपका किसका है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ठीक है। अगर हम इसके खोजकर्ता की बात करें तो खोजकर्ता है जे थॉमसन साहब। 19वीं सदी के अंत में इसकी खोज हुई। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, वो आपके जे थॉमसन साहब ने किया था, ठीक है। यह आपका एक अति सूक्ष्म, क्या है दोस्त, अति सूक्ष्म ऋणावेशित क्या है, आवेश है, ऋणात्मक विद्युत आवेश है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और भी डिटेल्स यहाँ पे जानते हैं। इस पर एक इकाई का ऋण आवेश होता है, और इसका जो भार होता है हाइड्रोजन के भार से 1/1845वां भाग होता है। यानी कि जो आपका हाइड्रोजन का भार है उसका ये 1/1845वां भाग होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा छोटा, ठीक है। वो आपका इलेक्ट्रॉन कहलाता है। प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं दोस्त। यहाँ पे प्रोटॉन क्या है, इसे हम पी से डिनोट करते हैं यहाँ पे। तो इसकी जो खोज करते थे वो आपके अर्नेस्ट रदरफोर्ड साहब थे। सन 1919 में इसका खोज किया गया। इस पर धनावेश होता है, और इसका जो द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। ये आपका प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। इसे आप लोग नोट डाउन जरूर करिएगा, ठीक है। और यह आपका जो प्रोटॉन का द्रव्यमान देख रहे हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ये आपका इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1836 गुना होता है। कितना होता है, 1836 गुना होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से। और एक खास बात इसमें और है प्रोटॉन के बारे में, एक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है, ठीक है। जो भी आपका परमाणु है, ठीक है, जो भी आपका परमाणु है उसमें जितने आपके प्रोटॉन होंगे वही आपकी क्या कहलाएगी, परमाणु संरचना कहलाएगी, एटॉमिक नंबर कहलाएगा आपका, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्त आप लोग प्रोटॉन के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीजें यहाँ पे अच्छी तरह से समझ पाए हैं। नेक्स्ट अगला यहाँ पे पॉइंट बात करते हैं न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन जो होता है ये आपका, इस पे कोई भी आवेश नहीं होता है, ये आपका न्यूट्रल होता है, ठीक है। इसका जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान की बात करते हैं 1.69 इंटू 10⁻⁻27। जो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसका द्रव्यमान लगभग आपका सेम होता है। सेम बिल्कुल भी नहीं होता है, यहाँ पे लगभग यहाँ पे सेम मान सकते हैं। 1.69 इंटू 10⁻⁻27 kg, जो कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1839 गुना होता है। ये आपका 1839 गुना होता है, जबकि जो आपका प्रोटॉन का द्रव्यमान था वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1836 गुना था। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके जो खोजकर्ता थे वो थे जेम्स चैडविक साहब, ठीक है। कब खोज किए थे, ये आपका 1932 ईस्वी में खोज की थी न्यूट्रॉन की, ठीक है। कितने में, 1932 ईस्वी में खोज की थी न्यूट्रॉन की। अब दोस्त हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला दोस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, सेकेंड रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है। इन्होंने अपना परमाणु मॉडल पेश किया रदरफोर्ड साहब ने सन 1911 में। सन 1911 में लॉर्ड रदरफोर्ड साहब ने एक सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों का बौछार किया, और बौछार करने के बाद उन्होंने देखा, वहां से इन्होंने निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष क्या निकाला, पहले निष्कर्ष पे इनके बात करते हैं। फर्स्ट निष्कर्ष ये निकाला कि परमाणु का कुल धनावेश तथा लगभग समस्त द्रव्यमान परमाणु के केंद्र के
अति सूक्ष्म भाग में संचित रहता है, जिसे हम परमाणु का नाभिक कहते हैं। ठीक है, इस नाभिक का व्यास कितना होता है? 10⁻⁻15। ठीक है, ये आपका मीटर में होता है, 10⁻⁻15 मीटर। अगर हम बात करें यहाँ पे सेंटीमीटर, तो ये आपका हो जाएगा 10⁻⁻12 सेंटीमीटर। ये क्या है? आपका नाभिक का व्यास। ठीक है, नाभिक का व्यास कितना होता है? 10⁻⁻12 सेंटीमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन जरूर करिएगा। जो मैं पॉइंट बता रहा हूं सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको द्रव्यमान बताया, ठीक है, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उस चीज को आप नोट डाउन जरूर करिएगा। अगले दोस्त हम पॉइंट पे बात करते हैं। यहाँ पे रदरफोर्ड का जो आपने परमाणु मॉडल इन्होंने पेश किया, तो इसमें आपका मैंने बताया कि उसे हम नाभिक कहते हैं। किसे कहते हैं? इन्होंने बताया फर्स्ट, फिर से आप समझिएगा। यहाँ पे परमाणु का कुल धनावेश तथा लगभग समस्त द्रव्यमान परमाणु के केंद्र के अति सूक्ष्म भाग में संचित रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? परमाणु का नाभिक कहते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्त, पहले समझते हैं यहाँ पे नाभिक क्या होता है। ठीक है, इसमें आपका एक शब्द आया यहाँ पे नाभिक। तो नाभिक एक परमाणु में सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर एक छोटा परमाणु नाभिक बनाते हैं, जो कि सामूहिक रूप से बात करें तो वो आपके न्यूक्लियन कहलाते हैं, यानी कि नाभिक कहलाते हैं। तो नाभिक आपको समझ में आ गया होगा, एक ही परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर एक छोटा परमाणु नाभिक बनाते हैं, जो कि सामूहिक रूप से हमारा क्या कहलाता है? न्यूक्लियन कहलाता है, नाभिक कहलाता है, जिसका व्यास 10⁻⁻15 मीटर होता है। 10⁻⁻15 मीटर, या तो अभी मैंने आपको बताया 10⁻⁻12, ये आपका सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, ये आपका नाभिक का व्यास होता है। नाभिक आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया। अब हम रदरफोर्ड साहब ने अपना दूसरा यहाँ पे बताया, दूसरा मॉडल प्रस्तुत किया, जब उन्होंने अल्फा कणों की बौछार की एक पतली सोने की झिल्ली पे, पतली पन्नी पे बौछार किया अल्फा कणों की, तो उन्होंने एक चीज और देखा। एक चीज उन्होंने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक के चारों ओर अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर विभिन्न कक्षाओं में घूमते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है वो धनावेशित नाभिक के चारों ओर अधिक दूरी पर विभिन्न कक्षा में घूमते रहते हैं, उन्होंने ये भी देखा। तीसरा पॉइंट यहाँ पे उन्होंने एक चीज और बताया। तीसरी पॉइंट पे बात करते हैं। तीसरा पॉइंट बताया कि जो परमाणु है वो विद्युत का उदासीन है। ठीक है, उन्होंने बताया कि जो हमारा परमाणु है, जो एटम है, वो हमारा विद्युत का क्या है? उदासीन है। क्यों है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है, उन्होंने ये चीजें बताई। फिर चौथा पॉइंट इन्होंने एक और बताया। चौथा पॉइंट क्या बताया? कि धनावेशित नाभिक इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल आरोपित करता है, किंतु वे नाभिक में नहीं गिरते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण से उत्पन्न अपकेंद्री बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाभिक के आकर्षण बल को संतुलित कर देता है। इन्होंने बताया कि जब परमाणु, कोई भी परमाणु बहुत छोटा है, ठीक है, उसका नाभिक यानी बहुत छोटा, ठीक है, उसमें बताया कि जब भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारा चक्कर कर रहा है तो उसमें क्या है? कुछ न कुछ एनर्जी लगेगी, कुछ न कुछ एनर्जी आपका जो है वो लॉस होगा, यानी कि ऊर्जा कम होगा। तो ऊर्जा कम होने के बाद उन्होंने क्या बताया? जब भी वो आप कम होगा वो नाभिक में नहीं गिरेंगे, वो इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण के कारण ही क्या होता है? वहां पे अपकेंद्री बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे नाभिक के आकर्षण बल को संतुलित कर देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन लगातार यहाँ पे चक्कर लगाते रहते हैं। उन्होंने चौथा पॉइंट में ये कहा। ठीक है, 4 पॉइंट इन्होंने बता दिया। फिर यहाँ पे जैसे ही इन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया, परमाणु मॉडल, तो इसमें बहुत सारी कमियां आने लगी। कमी कौन कौन से आने लगी? अब हम बात करते हैं कमी की। तो यहाँ पे 3rd नंबर हमारा जो टॉपिक है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियां। जो चीजें दोस्त मैं आपको बोल रहा हूं उसे आप नोट डाउन करिएगा। जिसका भी छूट रहा है तो वो फिर से एक बार वीडियो एंड होने के बाद आप फिर से एक एक चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से नोट डाउन करिएगा, और जो मैं बता रहा हूं उसे आप लगातार रिवीजन बनाए रखिएगा, ताकि एंट्रेंस एग्जाम के समय आपको
कम से कम रिवीजन करना पड़े। अगर आप एक भी बार देखते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगला टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियों की बात करते हैं। ठीक है, इन्होंने अपना 4 पॉइंट तो यहाँ पे बता दिया कि ये हमारा परमाणु मॉडल था, लेकिन बहुत से वैज्ञानिक और भी आए जो खोज करते हुए, तो खोजने के बाद इसके बाद आए आपके बोर साहब। बोर साहब ने बताया कि जो आपने परमाणु मॉडल यहाँ पे दिया है ये आपका गलत है। गलत क्या है, कहीं कहीं ये आपका जो मॉडल है, वो जो आपका सिद्धांत है वो काम नहीं कर रहा है, ये आपका प्रिंसिपल वर्क नहीं कर रहा है। तो इन्होंने वहाँ पे कमियां बताया। कमी कौन कौन सी थी ये आप देखिएगा यहाँ पे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियां। फर्स्ट, पहली कमी के दोस्त यहाँ पे बात करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या नहीं कर सके। ठीक है, परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या करने में असफल है, सबसे पहली कमी है। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट कमी है, ये एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, क्यों पूछा गया है अभी मैं आगे इसको सारा चीज क्लेरिफाई कर दूंगा, क्या कमी थी, कैसे थी, सारी चीजें। एक चीज समझने की कोशिश करिएगा, ये आपका परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या नहीं कर, मैंने आपको क्या बताया, अभी जो परमाणु है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन मैंने बताया अभी चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, ऊर्जा आपका कुछ न कुछ कम होता जाएगा। वो आपका उसमें क्या है, जब भी कोई आपका परिक्रमा करेगा, नाभिक का जब भी आपका कोई परिक्रमा करेगा तो उसमें आपका विद्युत आवेशित इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्रकाश उत्सर्जन करेगा, और उस प्रकाश उत्सर्जन के कारण आपका क्या होगा, कुछ न कुछ एनर्जी उसकी लॉस होती जाएगी, यानी कि कम होती जाएगी। ठीक है, कम के साथ साथ क्या है, उसका एक बिल्कुल ही डाउन हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो आपका नाभिक में गिर जाएगा। ठीक है, लेकिन वो ऐसा करने में असफल है। मैं आपको यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा हूं, ये आपका परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके, क्योंकि विद्युत गतिकी इलेक्ट्रोडायनामिक्स के सिद्धांत के अनुसार नाभिक परिक्रमा करता हुआ विद्युत आवेशित इलेक्ट्रॉन निरंतर प्रकाश का उत्सर्जन करेगा, जिससे उसकी ऊर्जा कम होती चली जाएगी। फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन कक्ष की त्रिज्या कम होती रहेगी, और अंत में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक में गिर पड़ेगा, जिसका अर्थ है परमाणु का विनाश या उसके अस्तित्व का अंत। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता, कोई भी परमाणु का विनाश नहीं होता, उसका अंत नहीं होता है। यहाँ पे वो व्याख्या करने में असफल रहे, उसके अस्तित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। फर्स्ट आपका जो परमाणु मॉडल में कमी थी। सेकेंड की बात करते हैं, सेकेंड कमी क्या थी, तो सेकेंड कमी थी कि स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सके। ठीक है, रदरफोर्ड साहब ने स्पेक्ट्रम की व्याख्या यहाँ पे नहीं कर सके। नाभिक की परिक्रमा करता हुआ इलेक्ट्रॉन जो कि लगातार प्रकाश आपका उत्सर्जित करता है, और उससे प्राप्त स्पेक्ट्रम जो होता है वो आपका सतत होता है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस होता है। जबकि वास्तव में अगर देखा जाए, वास्तव में स्पेक्ट्रम सतत नहीं होता, यानी कि कंटिन्यू नहीं होता, उसमें निश्चित आवृत्ति होती है, कुछ न कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, जो कि कुछ न कुछ आवृत्ति की बहुत सारी कई रेखाएं होती हैं। लेकिन उन्होंने क्या बताया, उन्होंने स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। उन्होंने क्या बताया कि जो जिससे प्रकाश जो उत्सर्जित हो रहा है, उससे जो हमारा प्राप्त स्पेक्ट्रम है वो हमारा सतत होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वास्तव में क्या होता है, वो आपका स्पेक्ट्रम सतत नहीं होता, उसमें निश्चित आवृत्ति, निश्चित फ्रीक्वेंसी की कई ढेर सारी रेखाएं होती हैं। तो ये आपके दो जो हैं वो रदरफोर्ड मॉडल की प्रमुख कमियां हैं। आशा करते हैं आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया। उसके बाद आए बोर साहब। बोर साहब ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। जब रदरफोर्ड साहब का परमाणु मॉडल यहाँ पे जिसमें कमी हुई, वो आपका सिद्धांत काम नहीं कर सका, तो बोर साहब ने अपना यहाँ पे परमाणु मॉडल दिया और बताया, क्या बताया, मैं आपको दोस्त इस नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस जो रहेगी वो आपका परमाणु का मॉडल और बहुत सारे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। जो भी चीजें मैं बता रहा हूं नोट डाउन जरूर करिएगा, ताकि आप तक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सके।
आशा करते हैं दोस्त आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा दोस्त तो लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा ताकि इंफॉर्मेशन और भी स्टूडेंट के पास पहुंच सके। थैंक यू।